वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10वीं के साइंस 1 के तीसरा लेसन रासायनिक अपक्रिया और समीकरण, इसको हम आपको पढ़ाने वाले हैं। इस लेसन को अच्छे तरीके से समझिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको पूर्णतः समझ में आएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों, नई नई जानकारी आपको मिलती रहेंगी। और भी रासायनिक अपक्रिया बच्चों, यह रसायनों का क्या किया जाता है, एक दूसरे के साथ अपक्रिया कराई जाती है। अपक्रिया कराने के बाद जो प्राप्त होता है उत्पाद, उसके द्वारा एक समीकरण तैयार होता है। तो रासायनिक अपक्रिया इंग्लिश में उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। यह दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाने से किसी एक रसायन तैयार होता है और उसको एक नया नाम दिया जाता है, या यौगिक तैयार होता है, कंपाउंड्स तैयार होता है। जब दो रसायनों को क्या किया जाता है, एक साथ मिलाया जाता है। देखिए बच्चों, रासायनिक अपक्रिया दो प्रकार की होती है, एक भौतिक और एक रासायनिक। भौतिक यानी जो प्रकृति के द्वारा होती है, रासायनिक यानी जो मनुष्य द्वारा परिवर्तन लाया जाता है भौतिक वस्तुओं में, वह रसायन होता है। भौतिक परिवर्तन के समय केवल द्रव्य की अवस्था का रूप बदलता है और ये परिवर्तन के अस्थायी स्वरूप में होता है। किसके स्वरूप में होता है? अस्थायी स्वरूप में होता है। जैसे कुछ देखिए बच्चों, यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, बर्फ़ का पानी में रूपांतरण, भोजन का पकना। इसे आपको समझना है और इसे पूर्ण करना है। चलिए आगे चलते हैं, करके देखना है। जब कोई प्रक्रिया या घटना रासायनिक परिवर्तन है ऐसा हम कहते हैं, तब संबंधित द्रव्य में कोई रासायनिक अपक्रिया घटित होती है। इस रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थों का अपक्रिया का अभिकारी पदार्थ कहते हैं। इसके विपरीत रासायनिक पदार्थ बनता है, उसे उत्पाद कहते हैं। तो जो बच्चों दो रसायन जब एक दूसरे में भाग लेते हैं तो उसे अभिकारी या अपक्रिया कारक पदार्थ कहते हैं, और जो से तैयार होता है जो दो पदार्थों से, उसे उत्पाद कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ देखिए बच्चों दिया उदाहरण, उसको आपको समझना है। रासायनिक समीकरण किस प्रकार से तैयार होता है? दो या दो से, हमने बताया दो या दो से अधिक तत्वों को मिलने से क्या बनता है, किसी उत्पाद की तैयारी होती है। तो रासायनिक सूत्र की सहायता से रासायनिक अपक्रिया की अभिव्यक्ति को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यह आपको याद रखना है। तो देखिए किस प्रकार से बच्चों जो है, जैसे कॉपर सल्फेट और जिंक मिलाने के बाद जो है जिंक सल्फेट प्लस Cu की तैयारी होती है, कॉपर की तैयारी होती है। रासायनिक समीकरण का लेखन किस प्रकार से किया जाता है? रासायनिक समीकरण लिखते समय अभिक्रिया कारक पदार्थ बाईं ओर, यानी जो अभिक्रिया कारक बाईं ओर लिखते हैं और उत्पाद समीकरण को दाईं ओर लिखते हैं। आपको याद रखना है, जब रासायनिक समीकरण तैयार करते हैं तो अभिक्रिया कारक पदार्थ जो होता है बाईं तरफ लिखा जाता है, और जो उत्पाद प्रोडक्ट तैयार होता है उन पदार्थों के द्वारा, उसे हम दाईं तरफ लिखते हैं। अपक्रिया कारकों के उत्पाद की दिशा में जाने वाले तीर को इन दोनों को बीच में निकालते हैं, यानी उन्हें तीर से दर्शाया जाता है, एरो से। यह तीर रासायनिक अपक्रिया की दिशा दर्शाता है। दूसरा है कि जब दो या दो से अधिक अपक्रिया कारक या उत्पाद हो तो उन पदार्थों के बीच धन
चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण जैसे CuSO4 प्लस और जिंक, तो वहाँ और यानी जिंक लगेगा, प्लस का धन का चिन्ह लगेगा। तीसरा दिया है रासायनिक समीकरण अधिक स्पष्ट करने के लिए बनाने के लिए अभिक्रिया कारक और उत्पादित पदार्थों को भौतिक अवस्था समीकरण में दर्शाने की आवश्यकता होती है। पदार्थों गैसीय, द्रव, ठोस अवस्था में संकेत द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे गैस को G से दर्शाया जाता है, लिक्विड को, द्रव को L से, और यस जो होता है सॉलिड यानी ठोस को दर्शाया जाता है। गैसीय अवस्था G के स्थान पर गैस के सामने क्या किया जाता है, ऊपर का एरो लगाया जाता है, दिशा दर्शाने के लिए तीर दिखाते हैं। और उत्पाद अघुलनशील और ठोस के रूप में यानी अवक्षेप के रूप में तैयार हो तो उसे यस के रूप में दर्शाया जाता है, के बदले इसे क्या करते हैं, नीचे के एरो से दर्शाया जाता है। यदि अभिक्रिया कारक उत्पादित पानी के विलयन के रूप में हो तो उसे जलीय विलयन कहते हैं, इसे AQ के रूप में दर्शाते हैं। जैसे देखिए इसमें यहाँ दर्शाया गया है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण को दर्शाते हैं समीकरण बनाते समय। और जब क्या किया जाता है, जब ऊष्मा को बाहर से दिया जाता है, तो वहाँ पे जो है हम एरो के ऊपर डेल्टा का यूज करते हैं। डेल्टा से क्या करते हैं, उसे दर्शाते हैं। जब किसी जैसे वनस्पति तेल है उसको 60 डिग्री तापमान पर करते हैं तो बाहर से क्या की जाती है, इसे ऊष्मा दी जाती है, उष्णता दी जाती है। बच्चों कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इसे आपको समझना है और किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। देखिए इसमें कुछ समीकरण दिया गया है, इसे आपको क्या करना है, संतुलित करना है। समीकरण किस प्रकार से, संतुलन आपको जो है एग्जाम में आने वाला है, इसे आपको संतुलित करके इसे आपको देख लेना है। संयोग अपक्रिया दिया है। संयोग अपक्रिया क्या होती है, इसे आपको समझिए। जिस अपक्रिया में दो या दो से अधिक अपकारों का रासायनिक संयोग होकर केवल एक ही उत्पाद तैयार होता है, उस अपक्रिया को संयोग अपक्रिया कहते। दो या अधिक अपकारकों का संयोग होता है, उसे संयोग अपक्रिया कहते हैं। अपघटन अपक्रिया क्या होती है, जिस अपक्रिया में एक ही अभिकारक पदार्थ रहता है और उसमें दो या अधिक उत्पाद निर्माण हो, उस अपक्रिया को अपघटन अपक्रिया कहते हैं। यानी एक ही पदार्थ द्वारा दो या दो से अधिक अगर उत्पाद प्रोडक्ट तैयार होते हैं तो क्या होता है, अपघटन अपक्रिया कहलाता है। आगे बच्चों विस्थापन अपक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। इसमें जब एक यौगिक में स्थित कम क्रियाशील तत्व आयनों का स्थान दूसरे अधिक क्रियाशील तत्व आयन बनकर लेते हैं तो उस रासायनिक अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। यह क्या होता है, एक आयन दूसरे में चला जाता है। जैसे आयन क्या होता है बच्चों, धन आयन और ऋण आयन। चौथा है युग्म विस्थापन अपक्रिया। क्या है बच्चों, युग्म स्थापन अपक्रिया। जिस अपक्रिया में पदार्थों के आयनों का अदला बदली होकर अवक्षेप तैयार होता है, उस अपक्रिया को युग्म विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जिसमें क्या बच्चों तैयार हो, अवक्षेप तैयार होता है। उष्माग्राही उष्मानुमोची, जैसे हमने आपको बताया पहले, उष्माग्राही क्या होता है, जैसे बर्फ का पिघलना, पोटेशियम नाइट्रेट का पानी में घुलना। इस प्रक्रिया को उदाहरण जैसे इसमें दिया गया है, बर्फ का पिघलना, पोटेशियम नाइट्रेट के पानी में घुलना, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के लिए बाहर की उष्मा का उपयोग होता है, इसलिए यह प्रक्रिया क्या होगी, उष्माग्राही होगी। यानी इसमें क्या किया जाता है, उष्मा ग्रहण करती है। क्या करती है, उष्मा ग्रहण करती है। उष्मानुमोची भौतिक उष्मा मुक्त होती है, इसलिए यह प्रक्रिया उष्मानुमोची होती है। यानी जिस प्रक्रिया में क्या हो, उष्मा मुक्त हो, उष्मा क्या हो, मुक्त हो, वह उष्मानुमोची होगा, और जो ग्रहण करे वह क्या होगा,
उष्माग्राही होगा, ग्रहण करे तो उष्माग्राही और उसे निकाले तो क्या होगा, वह उष्मामोची प्रक्रिया होती है। रासायनिक अपक्रिया का वेग देखिए दिया गया है, किस प्रकार से उसे रासायनिक अपक्रिया का वेग होता है। दर परिणाम करने वाले अपकारकों का स्वरूप, इसे करके आपको क्या करना है, देखना है बच्चों। अपकेंद्रकों की सांद्रता, अपक्रिया का तापमापन, उत्प्रेरक, ठीक है। उत्प्रेरक किसे कहते हैं बच्चों, वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्रा में रासायनिक अपक्रिया की दर परिवर्तित होती है पर उस पदार्थ में किसी प्रकार के रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, ऐसे पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन होकर पानी या ऑक्सीजन निर्माण होने की अपक्रिया करने पर तापमान मंद गति से होती है। यह अपक्रिया मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का चूर्ण लेने में तीव्र गति से होती है। आगे देखिए दिया है रेडॉक्स का, आपको पढ़ना है रेडॉक्स अपक्रिया, उसको आपको पढ़ लेनी है एग्जाम में। क्षरण कैसे होता है, क्षरण बच्चों यानी जैसे जंग लगना है, किसी चीज़ पे जंग कैसे लगता है, इस चीज़ को आपको जो है जंग जहाँ ऑक्सीजन के कारण ही लगता है, जब वह ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करता है कोई चीज़ तो उसमें क्या लगता है, जंग लग जाता है। बदबू रेंसिडिटी कैसी होती है, जब पुराने बचे तेल का उपयोग हम भोज्य पदार्थों बनाने के उपयोग में लाते हैं तो बदबू फैलती है। इस तेल को में खाना पकाया, खाने का स्वाद बदल जाता है। जब तेल या को दीर्घ समय तक वैसा रख देने से, तले हुए पदार्थ अधिक समय तक रख देने से हवा के कारण तेल व घी का ऑक्सीकरण होकर वह बदबूदार हो जाता है। जिस पदार्थ का तेल और घी का उपयोग करते हैं उसे ऑक्सीकारक अवरोधक एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग किया जाता है। हवाबंद में खाद्य पदार्थ रखने से खाद्य पदार्थ ऑक्सीकरण प्रक्रिया मंद हो जाती है, इसलिए वो बदबूदार होते हैं। तो बच्चों देखिए आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, अब इसको पूरा देखिए और समझने की कोशिश करिए बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।